लोक प्रशासन में आज हम अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती एवं प्रशिक्षण की बात करते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से भारत में अंग्रेजी राज की प्रमुख विरासत लोक सेवा है और लोक सेवा की दृष्टि से अखिल भारतीय सेवाएं उनका महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। स्वतंत्र भारत के संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाए जाने पर इसके बावजूद हमने अखिल भारतीय सेवाओं के अस्तित्व को बनाए रखा। अखिल भारतीय सेवाओं में ब्रिटिश राज की महत्वपूर्ण विरासत इंडियन सिविल सर्विस उल्लेखनीय है, क्योंकि स्वतंत्र भारत की भारतीय प्रशासनिक सेवा उसी की उत्तराधिकारिणी माना जाना चाहिए। अब अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं, हमारे जो सिविल सर्विस है, उसका हमने पिछले कुछ एक चैप्टर्स के अंदर उसका इतिहास हमने समझा था। आज हम ये बात करते हैं कि उसका आज का स्वरूप कैसा है और फिर उसमें कैसे भर्ती करी जाती है। अखिल भारत संविधान के अंतर्गत केंद्र सरकार तथा घटक राज्यों के प्रशासन के लिए पृथक पृथक लोक सेवाओं के प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय सेवाओं के कर्मचारी प्रतिरक्षा, आयकर, सीमा शुल्क, डारता, रेलवे आदि संघीय विषयों के प्रशासन का कार्य करते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं को गठित करने का प्रमुख जो उद्देश्य था भारत में, वो देश भर में प्रशासन स्तर में एकरूपता लाना तथा उच्च स्तरीय पदों पर काम करने के वास्ते अनुभवी तथा प्रशिक्षित अधिकारियों का एक संवर्ग, एक कैडर गठित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एक आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर एक सीधी भर्ती का उद्देश्य था। तो हमने देखा है कि संविधान के भीतर अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है और जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जो मैंने आपको अपने पिछले ही जो चर्चा थी उसके अंदर आपको बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त भारतीय वन सेवा भी अखिल भारतीय सेवा में शामिल है। और इनका जो कंट्रोल है, इसका जो कैडर कंट्रोल होता है, उसकी दृष्टि से केंद्र राज्य संबंधों को तनावपूर्ण बनाने वाला एक प्रधान मुद्दा रहता है। वर्तमान समय में राज्य सेवा में रहते हुए भी इनकी सेवा शर्तें और पदोन्नति आदि का नियमन केंद्र द्वारा होता है। मैंने आपको जैसे अपनी पिछली चर्चाओं के अंदर भी बताया है कि जो भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उनकी भर्ती के पश्चात उनको राज्यों के अंदर राज्यों के संवर्गों में बांट दिया जाता है। इन संवर्ग में बांटने के बाद वो राज्य में काम करते रहते हैं और कभी कभी उनको केंद्र सरकार के अंदर भी प्रतिनियुक्ति के ऊपर लिया जाता है। तो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अंदर भी उनकी सेवाएं ली जाती हैं और फिर वो कुछ टेन्योर में काम करके वापस राज्यों के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, इसमें वो ज्यादातर अपना समय जीवन का, अपने सेवाओं के जीवन का, वह अखिल भारतीय सेवाओं में राज्य के अंदर सेवारत रहते हैं और राज्य के संवर्ग में ही माने जाते हैं। लेकिन राज्य में संवर्ग में रहने के बावजूद भी इन सभी अखिल भारतीय अधिकारियों का जो नियंत्रण है, जो कार्मिक नियंत्रण है, जैसे सेवा शर्तें, पदोन्नति, ये सब केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में रहती हैं। तो केंद्रीय नियंत्रण में होने के कारण ये अधिकारी राज्य सरकारों के आदेशों का उल्लंघन ही नहीं वरन उनके विरुद्ध कार्य भी कर सकते हैं और राज्य प्रशासन के संचालन में गतिरोध उत्पन्न कर सकते हैं। इनकी क्योंकि डोर तो बंधी होती है केंद्र सरकार के अंदर, तो कई बार ये राज्य सरकारों के अगेंस्ट भी कार्य करने में हिचकिचाते नहीं हैं, क्योंकि इनको केंद्र सरकार में जहां पे इनका कैडर नियंत्रण चलता है और प्रमुख तौर पे गृह मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय है, उसके तहत ये वहां से उनको नाखुश नहीं करना चाहते। तो इस व्यवस्था के चलते हम ये मानते हैं कि
केंद्र सरकार अखिल भारतीय सेवाओं को अपने नियंत्रण में रखकर राज्यों के प्रशासन के अंदर एक परोक्ष रूप से अपना एक दखल बनाए रखते हैं। अब ये जो गतिरोध है, इसके लिए दो सुझाव दिए जाते हैं। एक तो यह कि केंद्र द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए कदम उठाया जाना चाहिए, जबकि राज्य विधानसभाएं उनकी स्थापना के संबंध में प्रस्ताव पारित कर अपनी इच्छा प्रकट करें। दूसरे शब्दों में यह कार्य राज्यसभा से राज्य विधानसभाओं को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए और उनकी आवाज ही इस संबंध में निर्णायक मानी जानी चाहिए। दूसरा सुझाव यह आता है कि इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए कि एक राज्य विशेष में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के कार्य में के मूल्यांकन के संबंध में उस राज्य सरकार की राय को ही अंतिम माना जाए और उसी के आधार पर उनके भविष्य की पदोन्नति या अवनति के संबंध में केंद्र द्वारा निर्णय किया जाए। इससे राजनीतिक वैधता या औचित्य का प्रादुर्भाव होगा। श्री राम माहेश्वरी के अनुसार इस समस्या का श्रेष्ठ समाधान तो यही होगा, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए आरंभिक प्रशिक्षण एवं भर्ती संबंधी कार्य तो केंद्र सरकार करे और बाद में उन्हें राज्य सरकारों के पूर्ण नियंत्रण में रख दिया जाए। तो यहाँ तक हमने बात समझी है उनके स्वरूप और विशेषताओं की। अब हम आते हैं इस पर कि अखिल भारतीय सेवाओं की जो भर्ती प्रणाली है वो किस तरह है। अब भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है और भारतीय वन सेवा के लिए संघ लोक सेवा आयोग एक अलग से परीक्षा आयोजित करता है। तो हम ये देखते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं में दो सेवाएं, तो यूपीएससी का एक जो कॉमन एग्जामिनेशन होता है, जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हम कहते हैं, उससे की जाती है और जो वन सेवा है उसके लिए एक अलग एग्जाम किया जाता है। तो ये जो कॉमन एग्जाम है इसकी हम अभी बात करते हैं कि ये जो परीक्षा होती है, जिसे हम जनरली पब्लिक के अंदर आईएएस का एग्जाम के नाम से जानते हैं, और सारे जो ग्रेजुएट्स होते हैं जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, आप जैसे सभी ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स, ये अपने अंदर एक इच्छा रखते हैं कि वे कभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंदर या अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती पाए। तो अखिल भारतीय सेवाओं के अलावा जो केंद्रीय जो सेवाएं हैं उनके भी साथ में इसी कॉमन एग्जामिनेशन से भर्ती करी जाती है। इसमें एक प्रारंभिक परीक्षा है, सबसे पहले चरण के अंदर एक प्रारंभिक परीक्षा है जिसमें हम आजकल एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट हम मानते हैं वो होता है। पहले तो इसमें एक जनरल स्टडीज का पेपर होता था और एक विषय के एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आया करता था। आजकल वो विषय समाप्त कर दिया गया है और एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है एंट्रेंस प्रीलिम्स के लिए, जिसे प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के बाद एक ऐच्छिक विषयों की सूची में से एक विषय चुन करके जो प्रारंभिक परीक्षा में जो पास होते हैं वो मुख्य परीक्षा में बैठते हैं और मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए जनरल स्टडीज, जिसे हम सामान्य अध्ययन कहेंगे, सामान्य अध्ययन तथा और एक विषय चुन करके ऐसे परीक्षा की आयोजन होता है। तो ऐच्छिक विषयों की सूची है जिसके अंदर लोक प्रशासन जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो भी है, अनेक और विषय भी हैं जैसे कृषि, पशुपालन, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग या भूगोल, भूविज्ञान, भारतीय इतिहास, विधि, गणित, चिकित्सा विज्ञान आदि कई सारे, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, प्राणी शास्त्र, ये सब विषय होते हैं। इन विषयों में से किसी एक विषय के अंदर आपको मुख्य परीक्षा के अंदर एक विषय चुन करके उसका एक परीक्षा देनी होती है। वो परीक्षा 2 पेपर में होती है उस विषय की। और जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं। तो ये जो टोटल 4 पेपर हैं, इनके अलावा एक ऐसे का पेपर, जनरल स्टडीज के 2 पेपर होते हैं, मैं अभी चूका है बात से, और ये जो 4 पेपर हैं इसके अलावा एक ऐसे का पेपर होता है और फिर सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश भी आपको उसमें पास करनी पड़ती है। जो मुख्य परीक्षा होती है, जो मैंने आपको बताई, ये लिखित होती है। प्रारंभिक परीक्षा जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होती है
जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र, और ऐच्छिक विषयों में और जनरल स्टडीज का जो पेपर मेंस में मुख्य परीक्षा में होता है वो लिखित होता है। इसमें जो परीक्षा के अंदर पारित होते हैं, जो पास कर पाते हैं, उनका फिर साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार एक बोर्ड द्वारा होता है जिसके सामने उम्मीदवार के परिचय वृत्त का अभिलेख रहता है, और जो उसके एग्जामिनेशन में नंबर आए होते हैं वो उसमें साक्षात्कार में जो नंबर आते हैं वो उसके अंदर जोड़ करके एक लास्ट में एक मेरिट बनाई जाती है। तो जो सामान्य रुचि की बातों पर प्रश्न पूछे जाते हैं साक्षात्कार में, यह साक्षात्कार इस उद्देश्य से होता है कि सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षकों का बोर्ड यह जान सके कि जिस सेवा या जिन सेवाओं के लिए उम्मीदवारों ने आवेदन दिया है उसके लिए व्यक्ति उपयुक्त है या नहीं है। यह परीक्षा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जांचने के अभिप्राय से की जाती है। मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन ये जो इंटरव्यू है उसका न केवल उसके बौद्धिक गुणों का अपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामयिक घटनाओं में उसकी रुचि का भी मूल्यांकन करता है। तो साक्षात्कार में काफी अच्छी चर्चाएं होती हैं और इसका जनरल स्टडीज और उसकी रुचि और उसका सब उसका एक पर्सनालिटी का वो परीक्षण कर लेते हैं। इसके नंबर जो साक्षात्कार में उसको मार्क्स मिलते हैं इस बोर्ड से, वो नंबर फिर जुड़ते हैं जो आपकी मुख्य परीक्षा में नंबर आते हैं उनसे, और फिर एक मेरिट तैयार होती है जिसके आधार पे IAS, IPS और अन्य जो केंद्र सेवाएं हैं उनके अंदर भर्ती के लिए उसको लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। तो आज हमने ये देखा कि इन अखिल भारतीय सेवाओं के अंदर भर्ती कैसे की जाती है, और इन भर्ती के पश्चात आता है समय प्रशिक्षण का, और यह हम अपनी अगली चर्चा के अंदर आपसे करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।